इस नविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के या मॉडल क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। ये जितने भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे कि एनटीए नेट एग्जामिनेशन, जो यूजीसी नेट है पॉलिटिकल साइंस का, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पॉलिटी का कुछ पोर्शन आता है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका पोर्शन आता है पॉलिटी का, जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन जो हम कवर कर रहे हैं ये इतने ही इम्पोर्टेंट हैं कि आपको एक एक टॉपिक के बारे में क्लैरिटी से क्लियर होगा। हम हर एक क्वेश्चन को डीप से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको इस बुक में दिखाई दे रहा होगा, जो हमारी स्क्रीन पे है, उसमें आपने देख रहे हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है, हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे हर एक चीज़ को। जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल रिसोर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज हैं ये। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेटर, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इंडियन फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये जो चैप्टर वाइज है हर एक चीज़ को कवर करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, वो एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल है, तो हम उनको कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ें कवर हो जाए। देखिए, अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो स्टार्ट होता है हमारे टेस्ट से, ठीक है। वो क्या है, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इस सीरीज़ में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द रेजिडुअरी पावर। देखिए, जो पावर डिवाइड की गई थी 1935 एक्ट के तहत, वो एक ट्रांसफर्ड पावर थी, एक रेजिडुअरी पावर थी, ठीक है। ये जो पावर थी ये किन को दे दी गई थी? ये जो रेजिडुअरी पावर थी, देखिए कुछ सब्जेक्ट के अंदर क्या था, जो सेंटर है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो कुछ पावर क्या थी, गवर्नर जनरल को दे दी थी, ठीक है। अब जो ये पावर थी, जो रेजिडुअल सब्जेक्ट थे, उनमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल के पास शक्ति थी कि वो उस सब्जेक्ट में जितने भी रेजिडुअल सब्जेक्ट थे या कोई भी सब्जेक्ट्स में अगर कोई कानून बनाना है तो गवर्नर जनरल के पावर, गवर्नर जो जनरल थे उनके पास फुल पावर थी। जो सेकंड क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाय। देखिए, कैबिनेट मिशन था, वो उनके चेयरमैन, उनके हेड कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे उसमें, और मेंबर कौन थे? एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इसमें, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बल्किस्ट इन द वर्ल्ड। डू नॉट कंट्रीब्यूट मतलब हमें वो चीज़ें, इनमें जो ऑप्शन है उनमें उन चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो हमारे जो संविधान के अंदर उसको बल्किस्ट बनाने में, उसको लेंथी बनाने में हेल्प नहीं की। जैसे वेरियस टाइप ऑफ इमरजेंसीज एंड कंसिडर्ड इन द डिटेल, इट कोडिफाई द राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। देखिए, जो हमारा संविधान है उसमें जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। तो इसमें तो आता ही नहीं कि इसको बल्किस्ट बना रहे हैं हमारे संविधान को। इट एनुमरेट द ऑल टाइप ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ इट कैन टर्मिनेटेड, ये एकदम से सही है, ठीक है। उसके बाद है, इट कंटेन नॉट ओनली ए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बट आल्सो रेस्ट्रिक्शन टू बी प्लेस्ड ऑन देम, एकदम से सही है ये चीज़ें कि फंडामेंटल राइट ही नहीं है उसमें, हमारे संविधान के अंदर जो लिस्ट थी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है इसका आंसर का। ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, ऑप्शन बी में फर्स्ट एंड फोर्थ, और ऑप्शन सी में सेकंड एंड थर्ड। देखिए, जो हमने सेकंड बोला था कि जो हमारा संविधान है उसमें राइट एंड प्रिविलेज के बारे में तो बात ही नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड में देखिए इसमें क्या दिया गया है, इट इन्यूमरेट द ऑल टाइप ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड है। इसमें जो संविधान के अंदर है
जो सिटीजनशिप था उसके ऊपर जो ज़्यादा डिस्कस हुआ था वो संविधान बनने के बाद डिस्कस हुआ था। तो सेकंड और जो थर्ड है वो बल्कि बनाने में कोई हेल्प नहीं करते, बल्कि इमरजेंसी प्रोविज़न को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जब हम किसी भी प्रोविज़न को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो वो लेंथी बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इट कंटेन नॉट ओनली, ये मैंने बोल दिया कि हाँ ये तो था। तो अगर मान लीजिए फोर्थ ऑप्शन आता है, हम एलिमिनेट करने की टेक्निक भी देखते हैं, जिसमें फोर्थ आपको पता है कि वो करेक्ट है तो वो तो आएगा ही नहीं, तो फोर्थ जिसमें भी उसको काट दो। ठीक है, ये ऑप्शन तो आपके डिलीट हो गए। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड, अब आपको ये भी पता है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है, इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया, और इमरजेंसी बल्कि से लेंथी बनाती है हमारे संविधान को, तो जिसमें फर्स्ट है वो भी काट दो। अब जैसे ही आप ये चीज़ें काटते चलेंगे तो आपका एकदम से जो ऑप्शन है वो करेक्ट आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। इट वॉज मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट कॉल्ड फॉर जस्ट राइट फॉर द माइनॉरिटी। इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर इन द फंडामेंटल राइट। इट कॉल्ड फॉर द, देखिए मतलब नॉट करेक्ट, इसमें पूछ रखा है कि करेक्ट कौन सा नहीं है इनमें से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, इट वॉज मूव्ड बाय दी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मूड किया गया था, ये लेके आए थे। ठीक है, इसने पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ढूंढनी है आपको। ठीक है, अब देखिए, इट वाज कॉल्ड फॉर जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, इट फॉर्म द बेसिस फॉर चैप्टर फंडामेंटल राइट, ये गलत है। ठीक है, इट कॉल्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर पॉलिटी, ये भी एकदम से गलत है। अब इसमें क्या है, इस ऑप्शन में अगर आप देखें जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जस्ट राइट के बारे में तो बात वो करता ही नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन 1 को छोड़ के, देखिए एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन आपको आता है पहले उसको एलिमिनेट कर दो। अगर वो इनकरेक्ट पूछ रखा है, जैसे ऑप्शन 1 करेक्ट है, आपको पता है ए कट गया, बी कट गया, ओनली थर्ड। अब ओनली थर्ड जो है उसमें देखा जाए तो ओनली थर्ड का तो आंसर ही नहीं बनता, क्योंकि इसमें जो फोर्थ है वो भी गलत है और सेकंड है वो भी गलत है। अब देखिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो है अपने आप ही वहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान जो सभा थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो संविधान सभा के परमानेंट जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए गए थे। उनसे पहले जो सीनियर लीडर थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया था कुछ टाइम के लिए। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन का फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इलेक्शन के प्रिंसिपल के बारे में जिसने इंट्रोड्यूस किया वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, इसमें देखिए 1909 जो था 1909, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला गया है इसको, एमएम रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, ये था, इसने क्या किया था, जो मुस्लिम हैं उनको कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था पहली बार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुस्लिम को किस एक्ट के तहत कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, वो है 1909 का जो काउंसिल एक्ट है उसके तहत दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाई। अब देखिए जब 1857 का रिवोल्ट होता है उसमें क्या आता है, जो भी पावर ब्रिटिश जो यहाँ पे साम्राज्य था उसकी पावर क्राउन को दे दी जाती है, और क्राउन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है। अब देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश कर दी उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया जिसको गुड गवर्नमेंट एक्ट भी नाम दिया गया। उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो उनका ऑफिस क्रिएट किया गया। ठीक है, 1857
8। उससे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ क्या थे, बंगाल थे। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस क्रिएट कर दिया गया, किस एक्ट के तहत, 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936 एट इट सेशन हेल्ड एट लखनऊ। 1936 के अंदर, देखिए 1936 के अंदर इसकी डिमांड रख दी गई थी, जो कि लखनऊ में सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अगर आपसे कोई पूछे पहली बार विधानसभा की डिमांड किसने रखी थी या विचार किसके द्वारा रखे गए थे, वो एम.एन. रॉय के द्वारा रखे गए थे, एम.एन. रॉय। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आर फीचर ऑफ द फेडरल स्टेट। देखिए फेडरल स्टेट के अंदर क्या होता है, जो पावर होती है, सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो वो क्या है, फेडरल स्टेट के अंदर जो पावर है वो डिवाइड होती है। अगर सेंटर है, सेंटर और जो स्टेट होंगे उन दोनों में पावर का डिवीज़न होगा। ठीक है, कुछ पावर यूनियन के पास रहेंगी और कुछ पावर सेंटर के पास रहेंगी। ये होता है फेडरल स्टेट। अब देखिए फेडरल स्टेट के फीचर क्या हैं, द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर क्लियरली लेड डाउन। ठीक, एकदम से करेक्ट ऑप्शन है जो मैंने अभी बताया है। इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान है किसी का अनरिटन है, तो उसमें ये बताइए फेडरल की जो पावर होंगी, जो सेंटर और स्टेट की पावर होंगी, वो कैसे उनका क्लेरिफाई होगा कि यूनियन के पास कौन सी पावर है और स्टेट के पास कौन सी पावर है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है उसमें 1 दे रखा है, वही एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी इन एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एम्बलम है हमारा वो मौर्यन डायनेस्टी से अडॉप्ट किया गया है। तो वो उसके अंदर से क्या लिया गया है मौर्यन डायनेस्टी से, वो लिया गया है 4 लायंस। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ये क्वेश्चन तो बहुत एग्जामों में आया है। ड्राफ्टिंग मसौदा कमेटी के चेयरमैन कौन थे, वो B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट, इस वर्ड को याद रखना आप, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय। देखिए किस एक्ट के तहत ये चीज़ें की गई थी। अब हम देख रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, इंडियन काउंसिल एक्ट 1900 का तो कोई एक्ट ही नहीं था पहले, तो ये गलत यही हो गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल। देखिए इसमें जो ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है वो करेक्ट ऑप्शन है। जो हम ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉडल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके साथ में हम एक जो हमारी जितने भी एक्ट हैं उनकी वीडियो भी हमने प्रिपेयर की है। अगर आप किसी को डाउट है तो उन वीडियो को देख के आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मैंने जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट है, चाहे वो इंडियन काउंसिल एक्ट है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उन सभी को एक एक करके एक्सप्लेन किया है और जितने भी इनको मेन पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मैंने वो सारे कवर किए हैं और वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने वो कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हेन डिड मिस्टर एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियन। एटली ने कब अनाउंस किया कि हम अपनी सारी की सारी पावर भारतीयों को दे देंगे, वो जून 1948, जो जून 30 जून उन्होंने डेट रखी। 30 जून 1948 को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जितने भी ब्रिटिश यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं या ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं या ऑफिसर हैं या कोई भी कर्मचारी है, वो 30 जून को कंप्लीट तरीके से हम बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय। तो
कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, वो किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? संविधान सभा के द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट का तो कोई काम ही नहीं था, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 के अंदर जो कैबिनेट मिशन आया था, लेकिन जो संविधान सभा थी उसकी आधारशिला या उसके बारे में सोच विचार अगस्त ऑफर 1940 के अंदर डिसाइड कर दिया गया था। लेकिन कैबिनेट मिशन जो मिशन था 1946, उसमें जितनी भी रूपरेखा थी वो संविधान सभा की गठित कर दी गई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का तो कोई काम ही नहीं है, गवर्नर जनरल का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको तो कोई पावर ही नहीं थी कि इंडिया का जो संविधान है उसको अडॉप्ट करें। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो गठन ही नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी संविधान सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? जो एडवाइज़र थे, संविधान सभा के जो एडवाइज़र थे, संविधान के जो एडवाइज़र थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर BN राव। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे कैसे? देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे? मसौदा कमेटी के चेयरमैन थे। KM मुंशी क्या थे? उसी मसौदा कमेटी के एक मेंबर थे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको जो पॉइंट हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो BN राव थे वो क्या थे? वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव द रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इन लेजिस्लेचर, संविधान जो हमारी जो क्या नाम है एक्ट था, कौन सा एक्ट ऐसा है जो भारतीयों को लेजिस्लेचर के अंदर पहली बार रिप्रेजेंटेशन दी थी? किस एक्ट के तहत दी थी? देखिए, जो लेजिस्लेचर के अंदर एंट्री जो हुई थी भारतीयों की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुई थी। 1909 में नॉन ऑफिशियल थी, उनकी जितनी भी एंट्री हो रही थी वो नॉन ऑफिशियल तरीके से हो रही थी। ठीक है, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में फिर से क्या है, नॉन ऑफिशियल जो एंट्री हो रही थी उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। मतलब ऑफिशियल एंट्री नहीं हो रही थी, नॉन ऑफिशियल उनको रखा जा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत एक इंडियन को क्या कह दिया गया? लेजिस्लेचर के अंदर ले लिया गया। ठीक है, उनको ला मेंबर भी बनाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, मैंने उनमें एक्सप्लेन कर रखा है वो मेंबर कौन थे, उनके नाम क्या थे। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनकी जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उनके मेंबर या चेयरमैन कौन थे? देखिए, मैं इसको जो याद करता हूँ वो क्या है, उनके जो चेयरमैन थे वो थे, जैसे U से यूनियन, P से आपका, फिर S से, ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके चेयरमैन थे। जैसे यूनियन हो गया, ठीक है, फिर आपके स्टेट जो कमेटी थी, और जो P है उससे जो पार्लियामेंट्री टाइप की कमेटी थी उनके अंदर वो जो पावर कमेटी थी उनके वो क्या थे? चेयरमैन थे। अब देखिए, नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? 17 का क्या? BR अम्बेडकर। 9, BR अम्बेडकर तो मसौदा कमेटी के चेयरमैन थे, गलत। JB कृपलानी। 9, JB कृपलानी। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अय्यर क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे? वो चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, UCC के। ठीक है ना, एक पावर कमेटी थी, एक स्टेट कमेटी थी, UPS। इन सभी के जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उसके बाद अंडर हुम अमंग द फॉलोइंग was the first draft of Constitution of India prepared in October 1947 by the advisory branch of the office of the Constituent Assembly? मतलब सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ड्राफ्टिंग क्या नाम है, जो हमारा संविधान बन रहा था, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो कौन थे? वो थे BN राव। वे पीछे एक क्वेश्चन था उसमें हमने ये क्लियर कर चुके हैं उस चीज़ को। उसके बाद है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, पहली बार जब मिली थी वो क्या थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मिली थी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। और 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव कर दिया गया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था।
ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं वहीं से हमने प्रीएम्बल का गठन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द डिज़ाइन फॉर द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन, जो डिज़ाइन था हमारे नेशनल फ्लैग का, वो हमारी जो संविधान सभा थी वो किस डेट को उन्होंने अडॉप्ट किया, वो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947, ये इस डेट को उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, ठीक है। अब ऐसे ही हम जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें क्वेश्चन करते रहेंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होगी उसमें हम जितने भी क्वेश्चन लेफ्ट हैं उनको कवर करेंगे। और ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं या जितने भी यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है या एसएससी सीजीएल है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। और इसलिए हम इन क्वेश्चनों के थ्रू हमारा जो बेसिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। अगर कोई भी पॉइंट आता है हम उनको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।